हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री का चैप्टर 1 हम लोगों ने रीड कर लिया है। प्रीवियस लेक्चर में उसके क्वेश्चन आंसर्स भी हमने सॉल्व कर लिए थे। कुछ क्वेश्चन आंसर्स रह गए थे जिन्हें हम आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। गिव रीजंस ये कुछ स्टेटमेंट्स आपके सामने दी गई हैं। इनके पीछे क्या रीज़न है, हमें ये रीज़न बताना है। सबसे पहली स्टेटमेंट है, ए गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज़ केप्ट। किसी वेसल में कोई गैस को भरा जाता है तो वो पूरी तरह से चारों तरफ उस वेसल के अंदर फैल जाती है, पूरी फिल होती है। क्या कारण है इसके पीछे? कारण ये है कि जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के, उनके बीच में उनमें बहुत ज़्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी होती है। जो पार्टिकल्स ऑफ गैस हैं उनमें हाई काइनेटिक एनर्जी है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलके हम कहेंगे काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से मूवमेंट होती है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ में किस में रोल होता है इसका, मूवमेंट के अंदर। जो पार्टिकल्स हैं उनमें मूवमेंट हो रही है वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से होती है। तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने से पार्टिकल्स लगातार मूव करते रहेंगे, रैंडमली मूव करते हैं इधर उधर सभी डायरेक्शंस के अंदर। इस तरह से ये कम्प्लीटली फिल कर देते हैं किसी भी वेसल को जिसमें ये भरी जाती है। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है, ए गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जिस कंटेनर में ये भरी गई है उसकी वॉल्स पर एक अपना प्रेशर डालती है गैस। मतलब क्या हुआ कि वही सेम स्टेटमेंट, वही सेम चीज़ आ जाएगी कि यहाँ पर भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है गैस के पार्टिकल्स के बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है पार्टिकल्स के बीच में। तो गैस जो वो लगातार सभी डायरेक्शन में मूव करती रहती है। जब ये गैस के मॉलिक्यूल्स लगातार मूव करेंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे, हिट करेंगे एक दूसरे को, और टकराते टकराते फाइनली जो वॉल के पास मॉलिक्यूल है उस तक भी फोर्स इनका लगेगा, एग्जर्ट करेंगे और उसको उससे टकराएंगे तो वो मॉलिक्यूल वॉल से टकराएगा। इस तरह से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपना एक प्रेशर बना देते हैं वॉल के ऊपर। कैसे बना देते हैं? जो फास्ट मूविंग गैस पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे से टकरा कर जो है हिट करेंगे एक दूसरे को और इस तरह से एक प्रेशर बना देते हैं, वॉल्स पर भी हिट करते हैं, ये रैंडमली मूव करते हैं सभी डायरेक्शन के अंदर। थर्ड जो आपकी स्टेटमेंट है वो है, ए वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड ए सॉलिड। एक वुडन टेबल जो है उसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड बोलेंगे। क्यों बोलेंगे सॉलिड उसको? लिक्विड या गैस क्यों नहीं कहेंगे उसको? इसलिए नहीं कहेंगे कि वुडन टेबल आप देखते हैं जनरली कैसी होती है, रिजिड होती है, हार्ड होती है ना। और दूसरी बात क्या है, मॉलिक्यूल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं इसके अंदर। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों की आपने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रखी हैं। उसमें क्या होता है, सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक में क्या आता है कि टाइटली पैक्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके अंदर, कोई भी किसी तरह का इंटर मॉलिक्यूल स्पेस नहीं होता। एंड इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड ऑल्सो, कंप्रेस भी नहीं कर सकते हो आप इसको, ठीक है ना। लिक्विड को, गैस को कर सकते हैं लेकिन सॉलिड को कंप्रेस भी नहीं कर सकते हैं, और फ्लो भी नहीं होता है। तो ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक जो कि सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक हैं वो किससे मैच कर रही हैं? टेबल के अंदर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो आपने सॉलिड के लिए स्टडी करी थी। इसलिए हम टेबल को क्या बोल देंगे कि दिस इज ऑल्सो सॉलिड, टेबल इज ऑल्सो ए सॉलिड थिंग। और लास्ट में जो है आपका स्टेटमेंट वो है, वी कैन ईजिली मूव our hand in air but to do the same through a solid block of wood we need a karate expert। अगर हवा में हाथ घुमाना है तो कोई भी घुमा सकता है, हम आराम से अपना हाथ हवा में घुमा सकते हैं। लेकिन अगर सॉलिड वुड के अंदर आपको हाथ मारना है तो आपको क्या है, हाथ में चोट लग जाएगी, वुड का कुछ नहीं बिगड़ेगा। या कोई ऐसे कोई स्लैब सी रखी हुई है उस पर, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपके हाथ में चोट लग जाएगी। लेकिन उसके लिए हमें कोई कराटे एक्सपर्ट चाहिए होता है कि हाँ उसको एक टेक्निक होती है किस तरह से उसको ब्रेक डाउन करा जाए। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे एक ही कारण है कि गैस के ऊपर जब आप हाथ हिला, मतलब एयर के अंदर जब आप हाथ हिला रहे हैं तो वो इजीली हिल रहा है, घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? क्योंकि पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं गैस के अंदर। एयर में क्या है, गैसेज हैं। गैसेज के पार्टिकल आपको पता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर होता है, बहुत ज़्यादा इंटरमॉलिकुलर स्पेस पाया जाता है। ये दोनों ही कारण है कि आप हाथ इजीली हिला सकते हो। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल के बीच में जो है और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है, इसकी वजह से आप हाथ आराम से उसके अंदर मूव कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि सॉलिड ब्लॉक ऑफ जो वुड है उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं,
ठीक है ना, बिल्कुल पास पास होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और आप जानते हैं कि जब अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा, दोस्ती अच्छी होगी, तो उनको तोड़ना या उनके बीच में घुसना बड़ा मुश्किल होता है। तो यही कारण है कि जब आप हाथ उस पर मारेंगे तो उसे ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे जब तक कि कोई टेक्निक आपके पास नहीं है। तो ये रीज़न है कि क्यों हम एयर में तो हाथ घुमा सकते हैं लेकिन एक वुड ब्लॉक को नहीं ब्रेक डाउन कर सकते इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट वे। हम ये जानते हैं कि भी डेंसिटी जो है वो धीरे धीरे बढ़ती है, जैसे गैस की उसकी तुलना में लिक्विड की ज़्यादा है, लिक्विड की तुलना में किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, सॉलिड की ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर एक केस में उल्टा हो रहा है कि आइस जो है वो सॉलिड है और वाटर लिक्विड है, पर आइस की डेंसिटी कम होती है, वाटर की ज़्यादा। पानी के ऊपर आइस अगर आप पानी के अंदर डालेंगे तो वो तैरती रहती है। ग्लास में अभी कभी शिकंजी वगैरह बनाते हैं, आप आइस का एक क्यूब डालते हैं तो आप क्या देखते हैं कि वो उसके अंदर तैरती रहती है। तो तैर रही है, इसका मतलब क्या हुआ, वो हल्की होगी वजन में पानी से। तो आइस सॉलिड होते हुए भी हल्की कैसे हो जाती है, कैसे तैरती रहती है। और वाटर जो है वो लिक्विड होते हुए भी डेंसिटी उसकी ज़्यादा कैसे, क्या कारण है इसका, ये पूछा गया है आपसे। तो आपका आंसर ये है कि आइस जो है वो कैसे बनती है, जब हम वाटर को फ्रीज़ करते हैं, है ना, बिल्कुल ठंडा, बिल्कुल टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो फ्रीजिंग टेम्परेचर पर आइस में कन्वर्ट हो जाता है वाटर। और जब वाटर फ्रीज़ होता है, आइस के अंदर कन्वर्ट होता है, तो एक ख़ास बात है कि बहुत सारे एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो जाते हैं सॉलिड आइस के अंदर। वाटर में ये एम्प्टी स्पेसेस नहीं होते, एम्प्टी माने खाली। जो जब ये फ्रीजिंग होती है ना वाटर की, तो उस टाइम पर वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस आने लग जाता है, जबकि वाटर के अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं है। स्पेस ऐसे लगता है जैसे कोई केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इन एम्प्टी स्पेसेस की वजह से जो वॉल्यूम आइस का है वो तो ज़्यादा रहता है, लेकिन जो मास है वो कम हो जाता है एक तरीके से, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेटर वॉल्यूम द डेंसिटी ऑफ आइस डिक्रीजेस, है ना, ग्रेटर वॉल्यूम हो जाता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम डेंसिटी देखेंगे तो वो कैसी हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। यही कारण है कि आइस की डेंसिटी वाटर की तुलना में लोअर होती है और आइस फ्लोट करती है वाटर के ऊपर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल में हमें कन्वर्ट करना है जो टेम्परेचर दे रखा है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि केल्विन को कैसे सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे और सेल्सियस को कैसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। आपको अच्छी तरह से पता है, यहाँ पर केल्विन में टेम्परेचर दे रखा है और हमें इसको फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में। तो हम इसमें से माइनस कर देंगे। केल्विन से जब सेल्सियस में कन्वर्ट करना होता है तो माइनस कितना करते हैं, -273 कर देंगे, तो आपके पास सेल्सियम टेम्परेचर आएगा 300 केल्विन। इसमें से 273 आपने माइनस करा, 27 बच जाएगा, तो 27 जो है वो क्या होगा, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इसी तरह से 573 केल्विन टेम्परेचर है, इसमें से 273 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री एंड 100 डिग्री सेल्सियस। तो 250 डिग्री पर क्या होगी फिजिकल स्टेट, हमें पता है गैस। क्यों होगी गैस, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है और किस में कन्वर्ट होने लगता है, गैस के अंदर। 250 तो नेचुरली फिर तो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है, तो बॉइलिंग टेम्परेचर पॉइंट से भी ऊपर है, तो ये तो गैसियस स्टेट ही है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा, वाटर लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलना शुरू करता है पानी। वाटर जो है वो बॉइलिंग स्टार्ट होती है, कुछ तो वाटर की फॉर्म में ही होता है, बॉयल होता रहता है, लेकिन कुछ उसके अंदर से गैस की फॉर्म में निकलने लगता है। तो दोनों का टेम्परेचर अगर आप मेजर करेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई भी वाटर जो है वो लिक्विड और गैस दोनों की फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। किसी भी सब्सटेंस के केस में जब स्टेट चेंज हो रही है तो टेम्परेचर क्यों नहीं चेंज हो रहा, कहाँ कैसे नहीं चेंज हो रहा है, इसका कारण है स्टेट चेंज होने का मतलब समझ गए, सॉलिड है तो लिक्विड, लिक्विड से गैस, या फिर गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। तो ये क्या है, स्टेट का चेंज होना। इसमें क्या होता है, जब स्टेट चेंज होती है तो हीट जो सप्लाई करी जा रही है वो कहाँ चलेगी,
ठीक है ना। आपका क्वेश्चन है कि किसी भी सब्सटेंस के केस में टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट है ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। जो टेम्परेचर दिया जा रहा है, जो हीट दी जा रही है, वो किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो रही है, स्टेट को चेंज करने के अंदर। आपको मैंने लेटेंट हीट के बारे में बताया था। लेटेंट हीट क्या होती है, हिडन हीट होती है। और ये हिडन हीट जो है वो क्या काम करती है, वन स्टेट से दूसरी स्टेट में किसी भी सब्सटेंस को चेंज करने का काम करती है, ठीक है ना। द हीट एनर्जी सप्लाइड टू ए सब्सटेंस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट इज ऑल यूज्ड अप इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स विदाउट इंक्रीजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। ये सारी हीट जो प्रोवाइड करी जा रही है सब्सटेंस को, ये क्या काम करेगी, चेंज स्टेट ऑफ स्टेट के अंदर इसका काम होता है। स्टेट चेंज करने का मतलब है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मान लीजिए सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करा है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कम करेगी, उसको तोड़ेगी, तो इसके अंदर एनर्जी सारी की सारी लग जाएगी। वो जो हीट है वो उसमें लग जाएगी, बजाय कि टेम्परेचर बढ़ने के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसको ब्रेक डाउन करने के अंदर लग जाती है। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो हीट है, जो लेटेंट हीट है, ये क्या काम करेगी, चेंज ऑफ स्टेट करेगी, ना कि टेम्परेचर को राइज करेगी। टेम्परेचर अभी सेम कॉन्स्टेंट ही रहेगा इस कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी, लिक्विड्स जनरली, ये वाला हो गया था, सॉरी। सजेस्ट ए मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस। एक ऐसा मेथड बताना है आपको जिसमें कि हम एटमॉस्फेरिक गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर। लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस का मतलब है गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, दो चीज़ें याद रखिए, बाय अप्लाइंग द प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर। दो चीज़ें याद रखनी है, कैसे हम किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे प्लस टेम्परेचर को कम करेंगे, लोअर डाउन द टेम्परेचर, ठीक है ना। जब आप एनफ प्रेशर को अप्लाई करेंगे तो गैसेस क्या होती हैं, हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, तो ये कंप्रेस हो जाएंगी, एक वॉल्यूम इनका कम हो जाएगा। द पार्टिकल ऑफ गैसेस, जब ये आपको पता है कि लिक्विड के अंदर पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस की तुलना में ज़्यादा है। जब गैस के बीच में बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन आपने जब इसको कंप्रेस किया, एक स्मॉल वॉल्यूम के अंदर कन्वर्ट किया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। क्लोज आ गए पार्टिकल्स जो हैं वो आपस में क्लोज आ गए, और जब पार्टिकल्स में अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है, क्लोज आएंगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। दोबारा बता देती हूँ कि सॉलिड, लिक्विड और गैस का एक कैरेक्टरिस्टिक बताया था मैंने आपको कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिक्विड में उससे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और लिक्विड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर और तोड़ दिया जाए, यानी कि और कम कर दिया जाए, तो वो गैस बन जाता है। अगर हम उल्टा करेंगे, गैस को प्रेशराइज करेंगे, कंप्रेस करेंगे, तो ये वॉल्यूम इसका कम होगा, यानी कि पार्टिकल पास आएंगे। जब पास आएंगे पार्टिकल, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है उनके बीच में, यानी कि ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, अब लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। ये बेसिक इसके जो है, बेसिक फंडामेंटल जो इसके पीछे थ्योरी है वो ये है, ठीक है ना। तो जब हम एक गैस को बहुत ज़्यादा कंप्रेस करेंगे और हाई प्रेशर पे अप्लाई करा है, तो बहुत सारी हीट भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। और गैस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विफाई हो जाएगी, यानी कि लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। कूल करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे, तो भी जो है लिक्विफाई हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये दोनों पॉइंट्स बेसिकली आपको याद रखने हैं। अच्छा, अब जो है फोर्थ के बाद आप देखिए, अच्छा इसमें ये बता भी रखा है, जैसे ये सामने बनाकर आपको पूरा एक डायग्राम दिखा रखा है। एटमॉस्फेरिक गैसेज आर टेकन इन ए सिलेंडर, एक सिलेंडर के अंदर गैस भरी, ऊपर पिस्टन, एक फ्लोटिंग कवर सा होता है पिस्टन, जिसको कि आप धीरे धीरे आगे प्रेशर के साथ अंदर उसको फिट करते चले जाते हो और प्रेशर से और दबाते चले जाते हो। तो क्या हो रहा है, जो गैस पहले इतने ज़्यादा एरिया के अंदर वॉल्यूम में फैली हुई थी, वो धीरे धीरे उसका वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएगा, और जब और ज़्यादा कम हो जाएगा तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। यही इस डायग्राम के अंदर भी दिखा रखा है, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाई डज ए डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे। एक डेजर्ट कूलर जो है वो बहुत मतलब ज़्यादा अच्छी कूलिंग क्यों देता है गर्मी के दिनों में। कूलर मतलब आपने लगा लिया घर में, तो उससे ठंडी हवा आ रही है, ठंडा हो गया है पूरा का पूरा कमरा, क्यों होता है ऐसा, बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन। इसका एक ही कारण है कि जो कूलिंग हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। जो पानी आपने कूलर में भरा है उसका लगातार इवेपोरेशन हो रहा है। आप देखते हैं कूलर जब चलता है तो आसपास की जो पैड्स हैं उनके ऊपर लगातार पानी गिरता रहता है,
ये पानी गिरता है और हॉट सीज़न है ड्राई, तो ये पानी हॉट सीज़न में क्या है, इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा बाहर की तरफ, ठीक है ना। हायर टेम्परेचर की वजह से हॉट डेज़ के अंदर इवेपोरेट होने लगता है, और जब इवेपोरेट होगा तो ये हीट लेता है अंदर से, जो अंदर वाटर है या अंदर का जो एयर है वहाँ से हीट लेना शुरू करेगा, और अंदर का जो एयर है वो कैसी सप्लाई होनी शुरू हो जाएगी, कूल, क्योंकि हीट उसमें से निकल के बाहर जा रही है, इवेपोरेट हो रही है, पानी को इवेपोरेट करने में काम आ रही है, तो अंदर का जो वाटर है वो कूल हो जाएगा, अंदर से जो एयर जो इनसाइड जा रही है वो कैसी होगी, कूल हो जाएगी, जो रूम के अंदर एयर सेंड की जा रही है इसके थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डज़ द वाटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट बिकम कूल ड्यूरिंग समर। मटका है ना, मटके में जो पानी आप रखते हैं गर्मियों के अंदर वो ठंडा कैसे रहता है, जबकि बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है, लेकिन मटके से पानी निकालते हैं हम, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। क्यों होता है ठंडा? क्योंकि मटके के अंदर ये जो अर्दन पॉट है, इसको हिंदी में हम मटका बोलते हैं, इसके अंदर जब इसको बनाया जाता है, मिट्टी से बनता है ये, इसके अंदर बहुत सारे स्मॉल पोर्स होते हैं। मटके की जो दीवार है इसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, ठीक है ना। और इन पोर्स से क्या होता है, जो वाटर है इसके अंदर वो लगातार इन पोर्स में से इवेपोरेट होने के लिए बाहर निकलता रहता है आउटसाइड में। इवेपोरेशन होगा तो आपको अच्छी तरह से पता है कि अंदर से किसी भी प्रोसेस के लिए इवेपोरेशन मतलब गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है वाटर, तो जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा तो ये हीट को तो यूज़ करेगा ही करेगा ना, और हीट जो है वो अंदर के पानी की लेगा, ये जब अंदर के पानी से हीट ये खुद एब्जॉर्ब कर लेगा वाटर इवेपोरेट होने के लिए, तो पानी अंदर का कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, कूल हो जाएगा। यही कारण है कि अर्दन पॉट में जो पानी है उसकी वो कैसा होता है, ठंडा होता है, बिकॉज ऑफ द लूज ऑफ हीट। जो वाटर लूज कर रहा है हीट, जिसकी वजह से इवेपोरेट होके वो अर्दन पॉट के पोर्स में से निकल रहा है, तो ये क्या करेगा, कूलिंग कर देगा अंदर, तो जिससे मटके के अंदर का पानी आपको ठंडा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डज अवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। पाम माने हथेली, हमारे हाथ पर हथेली क्यों कब ठंडा क्यों फील करती है, जब हम कोई पेट्रोल की ड्रॉप या फिर आप देखेंगे कोई परफ्यूम की ड्रॉप आपके हाथ पे गिर जाती है, एसीटोन जो है वो गिर जाता है, तो आप देखते हैं कि ठंडा सा लगता है उस एरिया के अंदर। स्प्रिट वगैरह जो भी चीज़ें हैं, क्यों लगता है ठंडा हमें, क्योंकि आपको एक चीज़ पता है कि चाहे वो एसीटोन है, अल्कोहल है, पेट्रोल है, परफ्यूम है, ये सब कैसे होते हैं, वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है कि लिक्विड तो होते हैं, लेकिन जैसे ही एक्सपोज होंगे ना, ये बाहर ओपन आएंगे, वैसे ही तुरंत एयर के अंदर उड़ जाते हैं, गैस बन के ना वेपर्स की फॉर्म ले लेते हैं। तो वॉलेटाइल का मतलब है कि लिक्विड से तुरंत वेपर की फॉर्म में बदल जाना, इसका वॉलेटाइल प्रॉपर्टी कहलाती है। तो जैसे ही हाथ पर ये लिक्विड आप रखेंगे, ये क्या काम करेगा, इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। और ये बात आपको अच्छी तरह पता है कि स्टेट चेंज हो रही है, लिक्विड से गैस, इवेपोरेट होने का मतलब है कि गैस में बदल जाना। तो लिक्विड से जब गैस में बदलेगा तो ये अगेन क्या काम करेगा, हीट लेगा इस प्रोसेस के लिए, जो स्टेट चेंज कर रहा है इसके लिए हीट लेगा, और हीट को एब्जॉर्ब कहाँ से करेगा, हथेली से एब्जॉर्ब करेगा। तो जिस पार्ट पे ये गिरा है बूंद, एक ड्रॉप, दो ड्रॉप जो भी आपने डाली है, वो ड्रॉप जहाँ पर गिरी है उस एरिया से पाम के ये हीट एब्जॉर्ब करेगी फॉर द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, और जब हीट एब्जॉर्ब कर लेगी तो उस एरिया के अंदर कूलिंग का इफ़ेक्ट आ जाएगा, और हमें अपनी पाम जो है वो कूल फील होने लग जाती है, ठंडी जो है उस जगह पे फील होने लगती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सॉसर देन ए कप। एक प्याली में अपनी चाय, ऐसे थोड़ा सा सरफेस एरिया ज़्यादा है, उसके अंदर चाय डाली है या फिर एक कप में डाली है, उसके बजाय जो आप प्याली में चाय डाल रहे हैं वो आप जल्दी पी सकते हैं, ठंडी जल्दी हो जाती है कप की तुलना में। छोटे बच्चों को नहीं कटोरी में या प्याली में डालकर पिला देते हैं कि ठंडी हो गई है, कई बार जुकाम हो गया है, कुछ हो गया है उस केस में। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि कप के अंदर क्या है, एरिया नैरो है, जबकि प्याली के अंदर क्या है, सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया है, ठीक है ना। जो स्मॉल सरफेस एरिया है उसमें क्या होगा, इवेपोरेशन जो हो रहा है हॉट टी का वो कैसा होगा, स्लो होगा। लेकिन अगर आपने सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो इवेपोरेशन जो हो रहा है टी के अंदर से वो कैसा होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है ना। जो इवेपोरेशन है वो ज़्यादा होगा, और ज़्यादा इवेपोरेशन हो रहा है ज़्यादा सरफेस एरिया केस में, तो वो उतनी ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और जब हीट किससे एब्जॉर्ब करेगा, नेचुरली जो टी है उसी से एब्जॉर्ब करेगा जिस सरफेस से हो रहा है इवेपोरेशन, और वहाँ से हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो वो जगह उस जो चाय है वो उसके अंदर क्या है, हीट एब्जॉर्ब कर ली, तो
ठंडी हो गई वो चाय, क्योंकि हीट उसमें से निकल गई है। यही रीज़न है कि प्याली में जो चाय आपने डाली सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, इवेपोरेशन फास्ट होगा। कप के अंदर सरफेस एरिया नैरो है, इवेपोरेशन स्लो होगा, तो उसमें जल्दी ठंडी नहीं होगी, जबकि प्याली में जल्दी ठंडी हो जाएगी। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ्स शुड वी वियर इन समर्स। गर्मियों में हमें किस टाइप के कपड़े पहनने चाहिए। गर्मियों में हमें कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है, ये सब लोग जानते हैं। क्यों पहनने चाहिए? क्योंकि दे कीप अस कूल एंड कंफर्टेबल। जो कॉटन क्लॉथ्स हैं दे कीप अस कूल एंड कंफर्टेबल। क्यों होता है ऐसा, क्यों वो कूल रखते हैं हमें? क्योंकि आप एक चीज़ और जानते हैं कि जो कॉटन के क्लोथ्स हैं उनके अंदर क्या है, पोर्स होते हैं, ठीक है ना। ये गुड एब्जॉर्बर होते हैं स्वेट को, और कॉटन का जो थ्रेड है या क्लॉथ्स हैं ये स्वेट को यानी कि पसीने को जल्दी से एब्जॉर्ब करते हैं। गर्मियों में पसीना तो निकलेगा ही, कॉटन का क्लॉथ क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब जब करेगा तो पसीना निकल रहा है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब करेगा वो बाहर एटमॉस्फेयर में उड़ेगा भी। मतलब स्वेट क्या है, वाटर ही तो है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, और वाटर मॉलिक्यूल जब कॉटन के कपड़े में आ गया है, उसने एब्जॉर्ब कर लिया है, तो वहाँ से इवेपोरेट भी होगा। गर्मी के अंदर, गर्मी में ही पसीना आ रहा है, तो जब इसने एब्जॉर्ब करा वो इवेपोरेट होगा। इवेपोरेट होगा तो क्या होगा, अंदर की तरफ जो स्किन है वहाँ से हीट लेगा, ठीक है ना। जो बॉडी है स्किन के थ्रू वो हीट लेगा, और इवेपोरेट होने के लिए जो पसीना कॉटन के क्लॉथ पे लगा हुआ है, उस केस में जब स्किन से हीट निकलेगी तो वहाँ पर कूलिंग इफेक्ट आएगा। इसलिए हमें कॉटन का क्लॉथ जब पहनते हैं तो अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है, बल्कि कूल लगता है, क्योंकि इवेपोरेशन जो है वो मैक्सिमम इसी कॉटन के क्लॉथ से होता है। कॉटन का क्लॉथ ही एब्जॉर्ब करता है वाटर मॉलिक्यूल्स को, जो स्वेट के अंदर निकले हैं। एब्जॉर्ब करेगा तो इवेपोरेट होंगे, इवेपोरेट होगा तो हीट लेंगे। हीट कहाँ से लेंगे, जो आपने क्लॉथ पहना है उसके नीचे जो स्किन है आपकी बॉडी की वहाँ से लेंगे। बॉडी से हीट लेंगे तो बॉडी को ठंडा फील होगा। सो दिस इज़ द रीज़न कि कॉटन क्लॉथ्स हमें इतना सूदिंग लगते हैं, इतना अच्छे लगते हैं, कूल एंड कंफर्टेबल लगते हैं। तो सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर 1 of chemistry. In next lecture we will study the next chapter.